आज फिर आपके बीच में आई हूँ एक नई वीडियो को लेकर। और वीडियो है अपनी अशोक के शिलालेख पे। अशोक के बारे में हम पहले जो लास्ट वीडियो में अपलोड करी थी उसमें अशोक महान के बारे में बताया था मैंने कि अशोक ने क्या क्या काम किए थे, अशोक को क्या बोला गया, अशोक के क्या नाम मिलते हैं, अशोक की पत्नियों के बारे में, अशोक के राज्य के बारे में। तो वो सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में कर ली थी। अब अगर हम उसके स्थापत्य की, यदि हम उसके सांस्कृतिक विकास की अगर हम बात करें तो देखो अगर मौर्य काल में से अगर क्वेश्चन निकल के आता है, जैसे कोई अगर सम्राट के बारे में पूछेंगे तो ज्यादा क्वेश्चन है वो अशोक के आने के चांस रहते हैं। और अगर उसके स्थापत्य में से अगर मौर्य काल में से क्वेश्चन आए तो वो भी अशोक के जो शिलालेख है, स्तंभ लेख है, इसके जो गुहा लेख है, तो इनमें से जो क्वेश्चन है वो निकल के आने के चांस है वो रहते हैं। तो अशोक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको हमें डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। तो इसकी जो मैंने लास्ट वीडियो थी उसमें अशोक महान के बारे में आपको चीजें बताई थी। अब हम बात करेंगे अशोक के शिलालेख के बारे में। तो आप सबको पता है कि अशोक ने 14 शिलालेख हैं वो खुदवाए थे, लिखवाए थे, 14 शिलालेख लिखवाए थे। अब मेनली क्या है कि अशोक के जो शिलालेख है उसमें 4 लिपियों का प्रयोग किया गया है। 4 लिपियां हैं वो हमें अशोक के शिलालेखों में मिलती है। कौन कौन सी लिपि मिलती है? ब्राह्मी लिपि मिलती है, खरोष्ठी लिपि मिलती है, ग्रीक लिपि और अरामाइक लिपि। इसकी जो अधिकांश जो अभिलेख है वो ब्राह्मी लिपि में हमें मिलते हैं। ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा, देखो अधिकांश जो अभिलेख है इसकी जो शिलालेख है वो ब्राह्मी लिपि में और प्राकृत भाषा में हमें मिलते हैं। खरोष्ठी लिपि है वो हमें पाकिस्तान के अंदर खरोष्ठी लिपि में अभिलेख मिलते हैं। और ये जो आरामाइक लिपि है वो अफगानिस्तान में मिली है, ग्रीक और अरामाइक। खरोष्ठी है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है, ब्राह्मी है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है। और प्राकृत भाषा का प्रयोग है वो अशोक की शिलालेखों में हुआ है। अब अभिलेख है वो भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कौन कौन से प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो अशोक की जो अभिलेख है वो शिलालेख के प्रकार में होते हैं। जैसे शिलालेख यानी वृत्त शिलालेख, एक होता है लघु शिलालेख, एक होता है वृत्त स्तंभ लेख, एक होता है लघु स्तंभ लेख, एक होता है गुहा लेख। तो अभिलेख क्या होते हैं? अभिलेख होते हैं किसी कठोर स्तर पे कोई भी चीज लिखवाना। कोई भी कठोर सतह है तो वहां पे कोई चीज जब गुदवाई जाती है उसको बोलते हैं अभिलेख। शिलालेख यानी पत्थरों पे गुदवाना, स्तंभ लेख यानी स्तंभ पे लिखवाना, और गुहा लेख यानी गुफाओं में कोई चीज लिखी हुई हमें मिलना। तो हम बात करते हैं अशोक के शिलालेख की। तो शिलालेख में जो वृत्त शिलालेख है, हमें 14 वृत्त शिलालेख अशोक के मिले हैं। और 14 शिलालेख कहाँ मिले हैं? हमें 8 स्थानों पे हमें 14 शिलालेख मिले हैं। अब ये जो इनके शिलालेख है उसमें 14 लाइन है वो लिखी हुई है। जैसे कोई शिलालेख है उसमें इस टाइप से 14 लाइन है वो लिखी हुई मिली है। और 14 ही शिलालेख मिले हैं और 8 जगह पे मिले हैं। तो 8 जगह, जैसे 2 तो पाकिस्तान में मिले हैं, खरोष्ठी लिपि में शहबाजगढ़ी पाकिस्तान में है, मनसेरा पाकिस्तान में है, ये 2 तो पाकिस्तान में मिले हैं इन दोनों जगह पे। कालसी उत्तराखंड में है, यहाँ पे भी अशोक के शिलालेख मिले हैं। गिरनार गुजरात में है, धोली उड़ीसा, जोगढ़ उड़ीसा, एराबुडी आंध्र प्रदेश और सोपारा महाराष्ट्र, इन 8 जगह पे हमें अशोक के शिलालेख है वो प्राप्त हुए हैं। तो 2 तो पाकिस्तान में है, 2 उड़ीसा में है। क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे मान लो कालसी या फिर जोगढ़ दे दिया और ये देकर के पूछ लेंगे कि ये क्यों प्रसिद्ध है। जैसे पूछा जाए कि कालसी क्यों प्रसिद्ध है, तो कालसी अशोक के शिलालेख के कारण प्रसिद्ध है। जोगढ़ क्यों प्रसिद्ध है, तो ये चीजें हैं वो अशोक के शिलालेखों के लिए प्रसिद्ध हैं। अब हम बात करते हैं आगे अशोक के शिलालेखों की खोज किसने करी थी। अशोक के जो शिलालेख हैं उसकी खोज किसने करी थी? इसकी खोज करी थी टी पैंथलर ने। टी पैंथलर 1750 में टी पैंथलर ने अशोक के शिलालेखों की खोज करी थी। खोज करने में और इसको पढ़ने में फर्क होता है। तो खोज तो इसकी हो गई थी 1750 में टी पैंथलर के द्वारा, लेकिन इसको पढ़ा गया था जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 में। और अब बात करते हैं कि अभिलेख है वो अशोक ने खुदवाए थे, लेकिन अशोक को इन अभिलेखों को लिखवाने की प्रेरणा है वो कहाँ से मिली थी? ये तो ठीक है कि अभिलेख है वो अशोक ने बहुत सारे अभिलेख लिखवाए, लेकिन ये प्रेरणा तो कहीं से मिली है उसको लिखवाने की, क्योंकि इससे पहले भी कई राजा हुए, किसी ने भी नहीं लिखवाया। तो अशोक ने ये प्रेरणा किससे प्राप्त करी थी? ये प्रेरणा प्राप्त करी थी दारा प्रथम, जो कि ईरान का शासक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अशोक को अभिलेख लिखवाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? दारा प्रथम, जिसका नाम डेरियस भी आता है, और ये ईरान का शासक था।
अशोक के शिलालेखों को किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 में। क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो हर एक चीज है वो आप अपने को ध्यान से पढ़नी है। ये जो शिलालेख है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी जगह है वो क्यों प्रसिद्ध है। ये 8 जगह अशोक के शिलालेख मिले हैं, ये भी बहुत जरूरी है। तो ये है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं अशोक के शिलालेखों के बारे में। जैसे इसके जो अभिलेख थे इनका विषय क्या था, क्योंकि कोई भी चीज जब लिखवाई जाती है तो कोई ना कोई सब्जेक्ट मैटर उसका जरूर रहता है। तो अशोक ने भी जब अपने ये जो शिलालेख लिखवाए थे तो इसका कोई ना कोई सब्जेक्ट है वो जरूर रहा होगा। तो किस वजह से या किस चीज को आधार मान करके अशोक ने अपने अभिलेख लिखवाए थे? तो इनके जो अभिलेख थे इनका विषय था प्रशासनिक विषय इनका था। लेकिन जो रुक्मिणदेही का जो अभिलेख है, हमें क्या याद करना चाहिए कि हर एक चीज में जैसे हर अभिलेख में प्रशासनिक विषय है तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर कोई अलग इससे हटके है, कोई अभिलेख इससे अलग है, जैसे कि रुक्मिणदेही का जो अभिलेख है उसका विषय अलग आता है, तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है कि करारोपण के बारे में या फिर आर्थिक विषय है वो कौन से अभिलेख में दिया गया है? तो वो दिया है रुक्मिणदेही के अभिलेख में। तो जो अलग अभिलेख है हमें उनके बारे में ज्यादा ध्यान से हमें पढ़ना होगा। तो ये नहीं पूछा जाएगा कि अशोक के अभिलेख वो कौन से विषय पे आधारित थे, प्रशासनिक विषय पे थे, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि कौन से अभिलेख में प्रशासन आधार है वो नहीं माना गया था। तो रुक्मिणदेही का है। और इसमें आधार किसको माना गया था? इसका विषय क्या था? कर के बारे में, जो कर लगाए गए थे उन करों के बारे में, या फिर इसको कर है तो आर्थिक विषय भी हम इसको बोल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इनके अभिलेखों के बारे में, तो जो ग्रीक भाषा है या फिर जो ग्रीक लिपि है, मतलब ग्रीक की भाषा है इसकी और ग्रीक की लिपि है, तो वो अभिलेख हमें कहाँ से मिला है? इसके अभिलेखों के बारे में कुछ अलग अलग चीजें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आते हैं, इतने सारे अभिलेख है उनमें से। तो पूछा जा सकता है कि ग्रीक भाषा व लिपि का अभिलेख कहाँ से मिला है हमें? ग्रीक भाषा है और ग्रीक ही लिपि है, तो कहाँ से मिला है? कंधार से, अफगानिस्तान में है। कंधार है वो अफगानिस्तान में है। ये देखो अफगानिस्तान में है ग्रीक भाषा और लिपि का अभिलेख है। या फिर ग्रीक व अरामाइक द्विभाषीय अभिलेख। अशोक का केवल एकमात्र अभिलेख ऐसा है जो दो भाषा में मिला है, ग्रीक व अरामाइक। और मैंने पहले ही बता दिया कि ये जो अरामाइक भाषा है, ग्रीक भाषा है, उसके अभिलेख हमें अफगानिस्तान से प्राप्त हुए हैं। तो अफगानिस्तान में है ये सार ए खुजा, तो ये दोनों है वो अफगानिस्तान में है। और ये जो ग्रीक व अरामाइक द्विभाषीय अभिलेख है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अपने को ध्यान देना है इस पे। अब बात करते हैं हम इसके शिलालेखों की, क्योंकि क्वेश्चन ये तो बहुत ही नॉर्मल सी हो गए हैं कि इसके 14 शिलालेख है। क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि इसके कितने शिलालेख है, कितनी कितनी लाइनें लिखवाई है। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से शिलालेख में कौन सी चीज है वो इम्पोर्टेंट है, हमें वो देखनी है। तो अशोक के जो शिलालेख हैं इसमें से जो प्रथम शिलालेख है इसमें बताया गया है क्या? पशु हत्या को बंद किया जाना, पशु हत्या को निषेध किया जाना। तो प्रथम शिलालेख में क्या है? प्रथम बृहत शिलालेख में है पशु हत्या को बंद किया जाना। दूसरे की बात करें हम, पशु हत्या बंद हो गई तो इसके बाद समाज पे ध्यान देना है। सबसे पहले जानवरों पे ध्यान दिया, फिर समाज का कल्याण किया जाना। तो पशु हत्या बंद कर दी, समाज का कल्याण करना उन्होंने शुरू कर दिया। तो दूसरे अभिलेख में क्या है? समाज कल्याण। और समाज का कल्याण कैसे होगा? चिकित्सा होगी तो समाज का कल्याण होगा, अच्छे से रास्ते बनेंगे, पानी के लिए कुएं का निर्माण होगा, तभी समाज का कल्याण होता है। अब पशु हत्या बंद हो गई, समाज का कल्याण भी हो गया, समाज अच्छे से विकसित हो गया, डेवलप हो गया। तो अब हमें धर्म की शिक्षा देनी होगी, क्योंकि सबसे पहले पशु हत्या बंद करनी है। पशु हत्या बंद होगी तभी समाज का कल्याण होगा, और समाज का कल्याण होगा तब हम समाज में धर्म की शिक्षा प्रदान करेंगे। और धर्म की शिक्षा के लिए देखो 3 नंबर पे क्या है? धर्म। और 3 है तो 3 ही इसके अधिकारी है, युक्त, रज्जुक, प्रादेशिक। 3 नंबर पे 3 अधिकारी है जो 5 वर्षों में वहां पे भ्रमण करेंगे, वहां पे घूम के आएंगे, वहां पे धर्म की शिक्षा है वो प्रदान करेंगे हर 5 वर्षों में। तो बोलते ना ज्यादा 3-5 मत कर, तो 3-3 के साथ 5, 3-5 है वो साथ में आएंगे। 5 वर्षों के अंतराल में वो धर्म की शिक्षा देंगे, और इसमें 3 अधिकारियों के बारे में है। और समाज का कल्याण होगा तभी धर्म की शिक्षा है वो प्रदान की जाएगी। अब धर्म की शिक्षा जब प्रदान हो गई तो हमें धम्म घोष अपनाना पड़ेगा।
क्योंकि पशु हत्या बंद कर दी, समाज का कल्याण भी कर दिया, अब धर्म की शिक्षा भी दे दी। धर्म की शिक्षा देते ही भेरी घोष को हम नहीं रख सकते हैं, मतलब लड़ाई झगड़ा हम नहीं कर सकते हैं। तो ये जो भेरी घोष है इसकी जगह हमें धम्म घोष है वो अपनाना होगा, ब्राह्मणों के प्रति आदर भाव है वो रखना होगा। तो धम्म घोष जैसे ही 4 नंबर पे हमने धम्म घोष की स्थापना करी है, तो धम्म घोष करते ही हमें धम्म महामात्र की नियुक्ति भी करनी होगी। तो 5वें शिलालेख में धम्म महामात्र की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। हमें लाइन से याद करना है। देखो किस टाइप से हमें ऐसे एक स्टोरी टाइप बना करके कि सबसे पहले पशु हत्या बंद करी, पशु हत्या बंद कर दी तो समाज का कल्याण करना पड़ेगा, समाज का कल्याण हो गया तो हमें धर्म की शिक्षा देनी है वहां पे। तो 3 और 5, 3 5 धर्म की शिक्षा दे दी, 3 अधिकारी नियुक्त हो गए। धर्म की शिक्षा दे दी तो धम्म घोष को अपनाया, धम्म घोष अपनाते ही धम्म महामात्र की नियुक्ति जरूरी है। तो वो नियुक्ति कब की थी, मैंने पहले भी बताया था। धम्म महामात्र की नियुक्ति अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में, और राज्याभिषेक इनका कब हुआ था, 269 ईसा पूर्व में। 273 ईसा पूर्व इन्होंने राज्यारोहण किया था, और 269 ईसा पूर्व इनका राज्याभिषेक है वो हुआ था। अब देखो धम्म महामात्र की नियुक्ति कर दी, हर एक चीज है वो कर दी, समाज का कल्याण भी कर दिया, धर्म की शिक्षा दे दी, धम्म घोष अपना लिया, धम्म महामात्र की नियुक्ति कर दी, लेकिन प्रजा को तो छोड़ ही दिया। तो अब जब राजा है महामात्र की नियुक्ति कर दी, इसके बाद में वो प्रजा के विषय में सूचना प्राप्त करनी उन्होंने शुरू करी। तो छठे में आ गया फिर प्रजा के विषय में सूचना प्राप्त करी। अब प्रजा में संयम और सहिष्णुता का विकास उन्होंने किया। छठे शिलालेख में तो प्रजा के विषय में सूचना प्राप्त करी, 7वें में क्या किया, संयम सहिष्णुता को स्थापित किया। और जब संयम और सहिष्णुता हो गई, तो सहिष्णुता का मतलब हर एक जगह संयम भी रखे और सहिष्णु बने, मतलब हर चीज को सहन करना आए। तो उन्होंने आखेट जो था, क्योंकि पशु हत्या पहले ही बंद कर दी थी, तो आखेट निषेध है वो यहाँ आकर के 8 में आखेट, आप ऐसे भी याद रख सकते हो, 8 में आखेट निषेध कर दी। और इन्होंने धम्म की यात्रा भी करी थी। 8वें में धम्म की यात्रा, आखेट निषेध करते ही धम्म की यात्रा प्रारंभ करी। और ये जो 256 रातें जो इन्होंने धम्म यात्रा में बिताई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। इन्होंने कितनी रातें बिताई, 256 रातें। और ये अभी राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में इन्होंने धम्म की यात्रा करी थी। अब आखेट निषेध हो गया, इन्होंने धम्म यात्रा करने शुरू कर दी। तो जैसे ही धम्म यात्रा करी तो इन्होंने देखा कि जन्म विवाह ये जो प्रोग्राम होते हैं इनमें बहुत ज्यादा खर्चा किया जाता है, बहुत ज्यादा दिखावा होता है। तो ये जब अशोक ने देखा तो इन्होंने क्या किया, 9वें शिलालेख में जो ये प्रोग्राम होते थे जन्म के अवसर पे, विवाह के अवसर पे, इन सबको उन्होंने बंद करवा दिया कि इस तरह से फालतू में खर्चा है वो नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे मोदी सरकार ने किया है कोरोना के टाइम में, तो ज्यादा जो ये खर्चा है, प्रोग्राम बड़ा है वो नहीं करना चाहिए। ये बात अशोक महान ने हमें पहले ही बता दी, तभी तो अशोक है वो महान कहलाए थे। तो अब देखो जन्म विवाह इनके ऊपर, इनके जो प्रोग्राम होते थे इन प्रोग्राम पे उन्होंने रोक लगा दी। फिर ये जब धम्म यात्रा कर रहे थे, घर घर जाते थे, धर्म का प्रचार करते थे, तो इन्होंने देखा कि इनकी जो यश कीर्ति है, इनको लोग है वो बहुत ज्यादा सम्मान देते हैं, उनको ख्याति प्रदान करते हैं, यश प्रदान करते हैं। तो इन सब की भी इन्होंने निंदा करी, बोला हमें तो साधारण लोगों की तरह ही आप रखो, ये जो ख्याति है, प्रसिद्धि है, गौरव है, इन सबको बंद करो। तो पहले जन्म विवाह के प्रोग्राम पे रोक लगाई, फिर ख्याति और गौरव पे रोक लगा दी। इसके बाद में क्या बताया, धम्म दान को इन्होंने सर्वश्रेष्ठ बताया, बोला कि इन सबको तो बंद करो, और जो धम्म का दान है या जो धम्म नीति है ये है वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। इसके बाद में जो 12वां शिलालेख था, इसको श्रेष्ठ बताने के बाद में इन्होंने बोला कि धर्म दान तो श्रेष्ठ है, पर सभी धर्म है वो समान है। देखो सर्व धर्म समभाव की भावना है वो 12वें शिलालेख में हमें प्राप्त होती है। और ये जो स्त्री महामात्र की जो नियुक्ति है वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि स्त्री महामात्र की नियुक्ति के बारे में कौन सा शिलालेख बताता है, तो 12वां बताता है। सर्व धर्म समभाव भी कौन बताता है, हमें 12वां शिलालेख है वो बताता है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो कलिंग विजय, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कलिंग विजय के बारे में, जब अशोक महान को हमने पढ़ा था। कलिंग युद्ध या कलिंग विजय के बिना अशोक है वो अधूरा है। यही एक ऐसी चीज थी जिसने अशोक के अंदर इतना परिवर्तन लाया था। अशोक महान है वो इसी कलिंग विजय के बाद में बने थे। तो देखो कलिंग विजय है वो 13वें शिलालेख में बताया, और ये जो शिलालेख है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कलिंग युद्ध में जब इनकी विजय हुई थी, इन्होंने नरसंहार जब देखा था, तब इनका हृदय परिवर्तन हो गया था और इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था।
14वें शिलालेख इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें क्या है कि जितने भी अभिलेख ऊपर आए हैं, इसमें जब जो अभिलेख लिखने वाले थे इन्होंने कुछ गलतियां करी थी, तो उन गलतियों का वर्णन है वो 14वें शिलालेख में हमें प्राप्त होता है। अब देखो इसके बाद में अगर हम बात करें तो अशोक के टाइम में इसके पड़ोसी राज्य में किस किस का शासन था, कौन कौन वहां पे शासक थे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अशोक के समकालीन सीरिया के सम्राट है, वो सीरिया के राजा है, वो कौन थे, मकदूनिया के कौन थे। तो इस टाइप से क्वेश्चन है वो आ सकता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट है जो हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। एक तो देखो सीरिया, सीरिया के साथ में तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से इनके संबंध रहे हैं। तो सीरिया के जो शासक थे वो थे एंटियोकस द्वितीय। मिस्र के थे टोलेमी। मकदूनिया के थे एंटिगोनस एंटिगोनस सीरियन के थे मगस। एपिरस के अलेक्जेंडर। तो सीरिया के एंटियोकस द्वितीय, एंटियोकस प्रथम नहीं है, द्वितीय है। मिस्र का टोलेमी। मकदूनिया का एंटिगोनस। सीरियन मगस। एपिरस का अलेक्जेंडर। अब कुछ और इसके शिलालेखों में से जो इम्पोर्टेंट चीज है वो हम पढ़ते हैं। तो जैसे अशोक महान ने बोला था कि सारी प्रजा मेरी संतान है, ये हमें जानकारी, ये सूचना, ये जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, अशोक के धौली अभिलेख से। अब देखो अशोक के जितने भी स्तंभ लेख हैं, अभी हमने स्तंभ लेख पढ़े नहीं है, हमने शिलालेख ही पढ़े हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट चीज है इसलिए मैं पहले ले आई कि जो स्तंभ लेख हैं जो अशोक ने लिखवाए थे, हर स्तंभ लेख के ऊपर 6 आदेश लिखे हुए थे। लेकिन हमें क्या पढ़ना है, जो अलग चीज है वो हमें पढ़नी है। तो दिल्ली टोपरा का जो स्तंभ लेख है उसमें 7 आदेश है वो लिखवाए गए थे। और देखो एक ये है कि ये जो पड़ोसी दे रखे हैं, तो हो सकता है समकालीन पूछ ले, या हो सकता है कि इनका आप मिलान करो, 4 दे देंगे, चारों अलग अलग देख करके मिलान करने वाला क्वेश्चन है वो आ सकता है कि मकदूनिया के कौन थे, मिस्र के कौन थे, सीरिया के कौन थे, सीरियन के कौन थे। तो हमें सारे याद होने हैं वो बहुत जरूरी है, और आजकल मिलान वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो देखो दिल्ली टोपरा का जो स्तंभ लेख था उसमें 7 आदेश है वो लिखवाए गए थे, बाकी सब में 6 है। तो 7 वाला इंपॉर्टेंट बन जाता है, 6 वाले इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ ऐसे स्तंभ लेख भी थे जिनको कोई दूसरा जो सम्राट है वो बाहर लेके चले गए थे। जैसे ये जो फिरोज शाह तुगलक है, इन्होंने क्या किया था, मेरठ और टोपरा का जो स्तंभ लेख था वो दिल्ली लेकर के चले गए थे। ये जो टोपरा का जो अभिलेख है वो पहले है ना उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में था। कहाँ पे था, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में, जिसको खिजराबाद भी कहा जाता था। तो वहां पे, ये खिजराबाद वो नहीं है राजस्थान वाला, उत्तर प्रदेश की सहारनपुर की हम बात कर रहे हैं। टोपरा है वो पहले उत्तर प्रदेश की सहारनपुर जिले के अंदर एक टोपरा नाम की जगह थी, वहां पे ये जो स्तंभ लेख है टोपरा, दिल्ली टोपरा का, वो था। वो फिरोज शाह तुगलक क्या किया, उन्होंने दिल्ली लेके चले गए। एक जो इलाहाबाद का स्तंभ लेख था वो भी पहले कौशाम्बी में था, उसको भी लेके चले गए। हमारा जो बैराट, हमारे जयपुर में जो बैराट का अभिलेख था उसको कन्नीगम ने कलकत्ता संग्रहालय में रखवा दिया। तो कई जो शिलालेख थे वो बाहर ले जाए गए थे। एक देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये निकल के आता है कि अशोक के टाइम में तीर्थ किसे कहा जाता था, या तीर्थ कहा जाता था तो तीर्थ किसे कहा जाता था, जो उच्च पद पे आसीन जो अधिकारी होते थे उनको तीर्थ कहा जाता था। उनकी संख्या 18 होती थी। अशोक के टाइम में तीर्थ की संख्या है वो 18 होती थी। तीर्थ है वो उच्च अधिकारियों को कहा जाता था, जिनको महामात्य भी बोलते हैं, और जिनके अलग अलग काम है वो उनको दिए गए थे। तो मतलब जो अधिकारी थे उनके अलग अलग नाम देकर के उनको अलग अलग संभाग, अलग अलग कार्य सौंपा गया था। जैसे कोई समाहर्ता, प्रदेष्टा, सेना नायक, दंडपाल, तो संनिदाता, प्रशासता, इस तरीके से कई सारे ये जो महामात्य थे जिनको अपने काम है वो सौंपे गए थे। तो इनको तीर्थ कहा जाता था उस टाइम में। और क्वेश्चन ऐसे पूछा भी जाता है कि मान लो राजस्व विभाग का प्रधान, उसको क्या कहा जाता था, या युद्ध विभाग का जो मंत्री होता था उसको क्या कहा जाता था। तो इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, लेकिन हमें एक बार इतना ही देखना है कि तीर्थ कौन थे, महामात्य थे, और या फिर उच्च अधिकारी थे, इनकी संख्या 18 थी। तो यहाँ पे हमारे अशोक के जो शिलालेख हैं उनसे संबंधित सारी चीजें हैं वो कंप्लीट हो जाती है। अब कुछ एक पॉइंट और है जो अशोक के महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे गुहा लेख में से कुछ एक पॉइंट है, कुछ स्तंभ लेख में से है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल ना भूले। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर कीजिए। ओके, बाय।
कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछना।